अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते हैं कि आज जम्मू कश्मीर की तारीख में एक मरतबा फिर 5 अगस्त के बाद सियासी उथल पुथल का दिन रहा और इस तरह से पूरी नजरें सुबह से ही आज गुपकार पे लगी रही। और आपको मालूम होना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती के रिहा होने के बाद उनकी वॉइस मैसेज ने जहां पूरे मुल्क के अंदर एक मुबाहिसा छेड़ दिया था, वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर के भी जम्मू से लेकर के दिल्ली तक कई एक जगह पर एहतजाज हुए। शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी और दीगर जमातों ने फारूक अब्दुल्ला से कहा कि वो कौम के गद्दार हैं। लेकिन यहां कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती की रिहाई और उसके बाद उनकी वॉइस मैसेज और फिर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के उनके घर तक जाना, सज्जाद गनी लोन का उनसे मिलना और फिर इस बात के लिए महबूबा मुफ्ती तैयार हो जानी कि वो आज 4 बजे के बाद गुपकार में दोबारा 4 अगस्त के बाद जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन पे जितने भी सिग्नेटरीज थे, जितनी भी जमातों ने दस्तखत किए थे, उन जमातों के हमरा वहां पर मीटिंग के लिए आ जाएंगी। और इस तरह से आज दोपहर के बाद ही गुपकार के बाहर ये कह सकते हैं कि जितने भी नामा निगार थे वो जमा थे और इसके चलते हर किसी की नजर इस चीज पे लगी हुई थी कि आखिर गुपकार के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। गुपकार के बाहर आपको मालूम होना चाहिए कि 3 सवा 3 के बाद ही यहां लीडरान का आना शुरू हो गया और इस तरह से बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली है। जहां एक तरफ गुपकार की गहमा गहमी के बीच में यह अंदिया लगाया जा रहा था कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरीके से लाहे अमल रहेगा, किस तरीके से ये सभी जमातें मिलकर के 35 और 370 के दिफा के हवाले से कोई हिकमत अमली लेकर के सामने आएंगी। और साथ में यह भी जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर कौन कौन से लोग होंगे जो इस मीटिंग के अंदर आकर के शिरकत करेंगे। आपको बताए देते हैं कि आज कांग्रेस भी इसमें लगभग शमूलियत ही करके नजर आई और इसके साथ साथ अगर यूसुफ तारगमी की बात करते हैं, दीगर लोगों की बात करते हैं, सज्जाद गनी लोन की बात करते हैं, जेकेपीएम की बात करते हैं और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा रोल इसमें रहा है मुजफ्फर शाह का, वो भी वहां पर मौजूद थे। पीडीपी की सरबराह भी पहुंची और बड़ी बात यह थी कि यह मीटिंग कामयाब हो गई और जिस तरीके से अंदिए लग रहे थे कि सरकार की तरफ से शायद इस मीटिंग को मुनक्किद नहीं होने दिया जाएगा और यह भी अंदिए लग रहे थे कि शायद कुछ लीडरान को रोक दिया जाए, लेकिन सरकार ने उन्हें आज खुली सी छूट दी ताकि देखा जाए ये क्या कुछ लेकर के बाहर आएंगे। जहां एक तरफ गुपकार के अंदर मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तलब की गई। कुल मिलाकर के लेकिन नामा निगार जो थे वो तकरीबन अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने कैमरामैन को लेकर के वहां पर डटे रहे और यह देखने की कोशिश कर रहे थे और टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर जो कुछ भी पकेगा किस अंदाज में होगा, क्या कुछ सामने आएगा। और महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ऐसा लगता है अब कि जो गुपकार डिक्लेरेशन में पिछली मरतबा कुछ बातें हुई थी जिसमें यह कहा गया था एक मुश्तरका अलायंस बनना चाहिए, सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर के न सिर्फ इस 35 से 370 और जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे के हवाले से यहां पे एकजुट हो जाएंगी, लेकिन यह भी अंदिया मिल रहा था कि महबूबा मुफ्ती जब रिहा होंगी तो वो कोई ना कोई इस तरह का कदम जरूर उठाएंगी जिससे जो एक रुका हुआ यहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें एक नई रूह आ जाएगी। और बिल्कुल एन उसी तरह से हुआ। महबूबा मुफ्ती के पहले ट्वीट ने ही यह साबित कर दिया कि वो गुपकार डिक्लेरेशन पर डटी हुई हैं और इस तरह से अगर आपने गुज़श्ता कुछ जो पॉलिटिकल मीटिंग्स यहां पर हो रही थी, जो खासकर अगर हम हकीम यासीन की बात करें तो उन्होंने भी अपने वर्करान से कई एक मीटिंग्स के अंदर यह कहा था कि वो गुपकार डिक्लेरेशन में जो कुछ भी फैसले होते हैं वो उसके साथ हैं और उस पर मिनहुम रहेंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि वो पार्टियां जो हैं अपने इन बयानात पर डटी रहें। तो महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद जो आज का सिलसिला रहा उसके हवाले से आपको बताए देते हैं कि आज जब ये सारे लीडरान फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे गुपकार पे पहुंचे और गुपकार डिक्लेरेशन को, जिसको कई एक जमातें ये कहते थे कि गुपकार के अंदर आए हुए लोगों का एक ग्रुप है जो अपने आप को कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव कहता है और कश्मीर पर बात करने की बात करता है जबकि उनकी कोई मानता नहीं है। लेकिन आज सियासी हलकों में उस वक्त एक और खलबली देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के कविंदर गुप्ता ने यह बात कह दी कि जो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला है, उनको मिलिटेंट सपोर्ट कर रहे हैं और वो जहादी ग्रुप हैं और अगर फारूक अब्दुल्ला अपनी हद के अंदर नहीं आए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उन्हें
किसी भी हद तक जाने के लिए उन्होंने एक किस्म की धमकी सी अपने बयान में दे दी, जो इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं श्रीनगर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। टारगेट किया जाना ये अपने आप में एक बड़ी गलत तरीका है। तो कुल मिलाकर के ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम जानते हैं कि उनका मिलिटेंट्स के साथ कहीं ना कहीं या तो सपोर्ट रहा है या उनको हेल्प करते हैं। इस संदर्भ में ऐसा माना जा सकता है कि शक की सुई कहीं ना कहीं जाती है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की फ्रस्ट्रेशन है। 3 पीढ़ियां सत्ता में रहने के बाद आज जिस प्रकार के हालात बने हैं, जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का एक्शन भी हो सकता है, और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ये एक्शन हुआ है। इस धारा 370 के कारण से यहां पर आतंकवाद फैला, यहां पर बेरोजगारी फैली, यहां पर अलगाववाद फैला। इस सारी चीज को भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, उसने बहुमत में आकर के किया है। तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला अगर लिमिट से बाहर आते हैं तो वो अपना अंजाम सोच लें, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको नाज़रीन किराम बताते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर के उस वक्त यह फैसला किया गया था कि मरकज किसी तरीके से 35 से 370 के साथ छेड़खानी ना करे। लेकिन उस वक्त सभी लीडरों को जब गिरफ्तार किया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर चारों तरफ से यह कह सकते हैं कि हर आम व खास को न सिर्फ घेरे के अंदर रखा गया, बिल्कुल बंदिशें लग गई, इंटरनेट बंद हो गया, फोन्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन के कोई जराया नहीं रहे। जो सयाह यहां कश्मीर के अंदर आए हुए थे उनसे ऐलानन कहा गया कि वो अपने अपने होटल छोड़ करके अपने अपने उन इलाकों को, अपने टूर्स को कैंसिल करके वापस चले जाएं। और इस तरह से भारत के पार्लियामेंट के अंदर यह फैसला लिया गया कि 35 से 370 को जहां पर खत्म करने की बात की गई, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा खत्म करके रियासत को दो फाड़ कर दिया गया। और इस तरह से लद्दाख को अलग यूटी और जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दी गई। जबकि लद्दाख के लिए यह बताया गया कि लद्दाख यूटी के अंदर जो होंगे इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी कि असेंबली नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए असेंबली रहेगी, जिसके लिए अमित शाह ने उसको यह बताया था कि अनकरीब ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जा सकता है। और इसके लिए वजीर आजम ने खुद भी वादा किया था। लेकिन अब चूंकि अगर इस मामले को लेकर के देखें तो तकरीबन 14.5 माह हो चुके हैं और यहां पर एक सियासी खला पैदा हो गई थी। यहां पर यह कह सकते हैं कि अब कई नई जमातें भी बन गई, उसके साथ साथ सियासत के अंदर कई उथल पुथल भी हुए। अभी कई लीडरान हैं जो अभी तक ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कैद के अंदर हैं और उनकी रिहाई के हवाले से कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो गुपकार के अंदर सूरत हाल है उसको लेकर के हम यह बता सकते हैं कि गुपकार के अंदर से जो बात निकली, यह अंदिया मिल रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन एक तजज्जुब के बीच में इन लीडरान ने सभी को रखा। हर कोई लीडर जब भी बाहर निकल रहा था तो मीडिया के नामा निगार उन तक जाने की कोशिश करते थे, पूछने की कोशिश करते थे कि शायद वो इस बारे में कोई बात करें। लेकिन उससे कबल ही फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के हमरा, जहां पर सज्जाद गनी लोन भी थे, यूसुफ तारगामी भी थे, दीगर जमातों के रहनुमा भी थे, मुजफ्फर शाह भी थे, उनके सामने यह बात कही कि सभी जमातों ने मुत्तफिका राय होकर के अब यह फैसला किया कि ये सारी जमातें जो मिल गई हैं इसको एक पीपल्स अलायंस का नाम दिया गया है, जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस का नाम दिया गया है। और यह अलायंस अब मिल करके 35 से और 370 के हवाले से मुकम्मल जद्दोजहद के लिए तैयार है। किस तरीके से जद्दोजहद का आगाज किया जाएगा, लेकिन इसमें यह बात हां बिल्कुल कही गई कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद जब वो पहली मर्तबा अब चूंकि घर पहुंची थी तो उसके बाद आपको मालूम है कि कल फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं या दीगर कुछ लीडरान की बात करते हैं जो उनको मिलने के लिए उनके घर गए थे। उसके बाद आज महबूबा मुफ्ती पहले तो अपने वालिद के मजार पर गई जहां उन्होंने फातिहा खानी में शिरकत की और वहां पर देखा गया कि महबूबा मुफ्ती लगभग टूट चुकी थी और महबूबा मुफ्ती की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस तरह की तस्वीर भी सामने आ रही थी। और उसके बाद उनका यहां पर आना और यहां गुपकार के अंदर जितने भी लीडरान थे, जब महबूबा मुफ्ती वहां पर पहुंची तो उनका बहुत ज्यादा खैर मकदम किया गया और उनको मुबारकबाद दी गई सभी लीडरान की तरफ से, जिसका इतराफ खुद फारूक अब्दुल्ला भी अपनी बाइट के अंदर कर रहे हैं। और वहां जब ये लीडरान बात कर रहे थे तो मीडिया को यह बताया गया कि वो बाहर रहें और जब उनको बुलाया जाएगा तो वापस आकर के उनको कुछ ना कुछ इस बारे में बताया जाएगा। यानी कि मीटिंग को नहीं किसी वहां पर मौजूद जमात को लाइव करने की कोशिश करने के लिए माना गया और न ही किसी बात को बाहर आने दिया गया, क्योंकि माना यह जाता था कि इस मीटिंग को शायद नाकाम भी किया जा सकता है। यह भी अंदिया मिल रहा था कि अगर मीटिंग से कोई बड़ी बात निकलती है तो उस पर
पर शायद फौरी तौर पर कोई रिएक्शन आ जाए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने बहुत ही ज्यादा वो एक कह सकते हैं कि पहली मर्तबा इस जमात के अंदर यह देखा गया कि जब ये ऑल पार्टीज यहां पर मिली और उसके बाद एक इतिहाद, ये कह सकते हैं कि पीपल्स अलायंस का नाम, जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस का इसको नाम दिया गया, तो इसमें एक बड़ी बात देखने को मिली कि फारूक अब्दुल्ला भी बहुत ज्यादा रिजर्व नजर आए और उन्होंने जो बात कही उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वक्तन फक्तन अब इसमें नई मीटिंग्स तलब की जाएंगी, नए सिरे से लोगों को बुलाया जाएगा और लोग भी इसमें जुड़ेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग प्रेसर्स होंगे। जैसा कि आपको खुद पता है कि महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाई के फौरी बाद एक प्रेस रिलीज अजरा करवाया था अपने पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन की तरफ से, जिसमें यह बताया गया था कि जुम्मे के रोज वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। जाहिर सी बात है, कल अगर महबूबा मुफ्ती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देती हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहवाल रहेगा, किस तरीके से महबूबा मुफ्ती अपने मौकफ को सामने रखेंगी। जबकि उन्होंने अपने शॉर्ट जो वॉइस मैसेज थी उसमें यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के मामले को, मसले को हल करने के हवाले से भारत और पाकिस्तान को अब अपनी तलखियां बुला करके सामने आना चाहिए और वो मानती है कि 5 अगस्त को लिए गए फैसले कतई तौर पे किसी को भी मंजूर नहीं है। तो इस चीज को लेकर के भी आज अगर हम देखें तो नेशनल मीडिया पर जितनी भी चैनल्स हैं उसमें पूरा दिन मुबाहिसे होते रहे। जम्मू कश्मीर के नाम पे, जम्मू कश्मीर के लीडरान के नाम पे बहुत कुछ बताया गया। कई लोगों को अलगाववाद से जोड़ा गया, कई लोगों को यह बताया गया कि ये लश्कर की विंग्स हैं, कई लोगों के बारे में यह बताया जा रहा था कि इन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर को क्या दिया। जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कांग्रेस के अंदर कि अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से 4 अगस्त को यह फैसला किया गया और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहां की लीडरशिप को मुकम्मल तरीके पर कैद कर दिया गया, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया और साथ साथ यह भी बताया गया कि जिस अंदाज में वहां से 370 को 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया और उसके बाद रियासत को यूटी बनाया गया, तो यह अपने आप में एक तारीखी मिसाल मिलती है, क्योंकि आज तक यूटियों को रियासतें बनते देखा है, रियासतों को यूटी बनते नहीं देखा गया। इस हवाले से आपको बताते हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो है, जो कश्मीर की इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर की, वो 5 रोजा दौरे पर यहां श्रीनगर के अंदर थी। उन्होंने कल मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा सख्तियां हैं। यहां पर 4G का खत्म होना भी यहां के नौजवान बच्चों के लिए एक सिमे कातिल साबित हो रहा है। इसके चलते पहले आपको दिखाते हैं कि जो गुपकार के अंदर आज उथल पुथल रही और उसके बीच में क्या कुछ सामने आने की तवक्कुआत थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद एकदम वहां पर खामोशी सी छा गई और कुछ देर के बाद यह कह सकते हैं कि कुछ लीडरान अपने घर को निकले। लेकिन बताया गया कि सज्जाद गनी लोन, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारगावी, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ अगर मुजफ्फर शाह की बात करते हैं तो ये लोग अंदर ही बैठे रहे और काफी देर तक आपस में गुफ्त शनीद होती रही। शायद आइंदा लाहे अमल किस तरीके से होगा, किस तरीके से लोगों के बीच में जाया जाएगा, क्योंकि अपनी पार्टी ने भी अपनी कुछ रिजर्वेशंस दिखाई है इसके बीच में और उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की उम्र अब वैसी नहीं है कि वो उनसे कोई बड़े बयान की एक्सपेक्टेशन की जाए, जिसका खुलासा गुज़श्ता दिन गुलाम हसन मीर ने अपने एक बयान में किया था। उन्होंने ये कहा था कि चाइना के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र अब बिल्कुल जाती हुई दिख रही है। लेकिन गुपकार के अंदर जिस अंदाज में आज एक ललकार देखने को मिली, इस ललकार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो दीगर जमातें हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा सोच का एक वक्त आ गया है कि आखिर ये सारी जमातें मिलकर के कल की तारीख में, जब अगर हम कश्मीर खित्ते की बात करते हैं, जम्मू खित्ते की बात करते हैं, जहां पर लोग टोल प्लाजाज को लेकर के, प्रॉपर्टी टैक्सेस को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, कई एक चीजों को लेकर के और खासकर फायर एंड इमरजेंसी की जो गुज़श्ता दिनों लिस्ट निकली थी उसको लेकर के काफी ज्यादा बेजार नजर आ रहे थे और कई जगह पर एहतजाज हो रहे हैं। कैजुअल लेबर्स की एहतजाज की वजह से घरों के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इन मामलात को लेकर के शायद ये पार्टियां पॉलिटिकली किसी जगह स्ट्राइक कर सके, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अलायंस वाले जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा आज के J&K पीपल्स जो एक अलायंस बनाया गया है, इस हवाले से आइए आपको पहले दिखाते हैं। मुबारकबाद की है कि ये आ गई है और शामिल हो गई है आज इतनी देर के बाद। साथ साथ ये भी हमने फैसला किया है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। उसका नाम है हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल
थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए, और इसके साथ साथ हमारे सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी काबिल उसका हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फौरन, और वो सारे लोग सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं जम्मू कश्मीर के मसले में, उनसे बातचीत से ये मसला आज मोबाइल जो है फिर से मुलाकात करेंगे कुछ दिनों के बाद, जिसमें आगे के जो हमने कदम उठाने हैं राय अमल जो है वो हम आपके सामने लाएंगे। अब कई ऐसे मीडिया है जो अंग्रेजी में जाते हैं। टुडे मेट to congratulate and greet Mahbooba ji, who has been from detention after 14 long months. It was a totally illegal, unjustified and unconstitutional internment of detention of Mahbooba. And already those people who are still in the prison, we have demanded that they must be released immediately without any further delay. Thirdly, we have now named this alliance as a formal name of this alliance will be People's Alliance for Gupkar Declaration. Also, we have our battle is a constitutional battle. We want the government of India to return to the people of this state the rights they held before 5th of August 2019. Also at the same time, we feel that the political issue of the state has to be resolved as quickly as possible, and that can only be resolved by dialogue with peaceful means with all the stakeholders who are involved in the problem of Jammu and Kashmir. Further, we will meet again very soon, because it was done at a very quick meeting because she was released yesterday, and we thought it was important for us to meet her and greet her on our behalf. At the same time, we are also going to meet people from the other regions of the state so that we can have a broader discussion on the issues that we are putting forward before the people of the state as well as before the government. I think at this time, that is all we have to say. जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये तो थे फारूक अब्दुल्ला जो बात कर रहे थे, और इससे ये अंदिया मिल रहा है कि आइंदा दिनों जो यहां पर सियासी मंजरनामा होगा वो काफी ज्यादा गर्म नजर आएगा, और कल की महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कांग्रेस इसको किस नजरिए से देखता है, आइए आपको पहले यह बताते हैं कि गुलाम अहमद मीर के साथ मौजूद जो कांग्रेस की इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो क्या कुछ कहती है 35 से 370 के हवाले से और 5 अगस्त को लिए गए फैसले के हवाले से। वो यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 में जो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से यूनिलैटरली और असंवैधानिक तरह से ये जो उन्होंने 370 उन्होंने एक डिमोलिश कर दिया, मुझे लगता है कि इसको रिस्टोर
उसे स्टेटहुड करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे सब लोगों का यही आक्रोश है, गुस्सा है लोगों के मन में, मायूसी है कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दो। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा जब मैंने देखा, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ विधानसभा में भी आपके यहाँ चर्चा हुई, और एक तरफा निर्णय लिया गया और 370 के अंदर उन्होंने स्टेटहुड का तो कर दिया। स्टेटहुड का यूटी करने का पहले काम मैंने देखा है। यूटी का हमेशा स्टेट होता है, लेकिन स्टेटहुड से यूटी होने का काम पहली बार हमने देखा है, और जम्मू कश्मीर के स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो ये लोगों में बहुत गुस्सा है कि ये स्टेटहुड वापस फिर दे दे। नाराजगी है लोगों के मन में। लोगों को मन में ये भी है कि अपनी नौकरियां वो कहाँ छोड़ेंगे, नौकरियां उनको मिलनी चाहिए। अगर बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियां मिलेगी तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये भी लोगों को एक डर है। दूसरा, उनको लगता है कि हमारी जो ज़मीन है तो हमारे ज़मीन के ऊपर हमारा ही अधिकार होना चाहिए, हमारे लोगों ने वो ज़मीन लेनी चाहिए जो हमें एक स्टेटस मिला था। इससे पहले मैं हिमाचल में भी मैं थी इंचार्ज, तो हिमाचल में भी एक स्पेशल स्टेटस उनको था कि आर्टिकल 118 के तहत वहाँ पे कोई भी ज़मीन ले नहीं सकता है, ज़मीन सिर्फ वहाँ के हिमाचलीज को ही लेनी होती है। तो वैसे यहाँ पे भी दिया था, वो भी उनको वापस मिलना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम में। नाज़रीन, जहां सियासत आज पूरा दिन गर्म रही, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने यह बताया कि उनकी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के सभी खित्ते मिलकर के मुकम्मल तरक्की में शामिल हो जाएं। उन्होंने वजीर आजम के लिए अपनी शुक्रिया को बयान करते हुए कहा कि वजीर आजम की कोशिशों से यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सुबह का आगाज होगा और कई नई स्कीमों का आगाज किया गया है, जिससे यहां के लोग मुस्तफीद होंगे। कुछ पंखुड़ियां दिखाते हैं आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। In J&K, we have tried to give push to the ongoing important projects of public importance benefiting common man, which had been languishing for years and some of them even for decades. In the last 2 months, several major steps have been taken by J&K administration to empower villages and urban areas of the Union Territory. My first and only motto is development across 20 districts without any discrimination. अगर मैं बात करूं तो इन कामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, आज थोड़ा ज्यादा समय लूंगा और इसलिए शुरुआत मैं वहीं से करता हूं जहां से शुरू किया था, बैक टू विलेज से। जब उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था, कई लोग कई तरह की बात सोच रहे थे, लेकिन जो आंकड़े आज उपलब्ध हैं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो बड़े चौंकाने वाले हैं और मुझे लगता है कि उत्साह देने वाले हैं। 21 दिन का जो जन अभियान चलाया है, मोटे तौर पर 5 लाख लोग उसमें भागीदार हुए। 5 लाख लोगों की भागीदारी रही है। 285 लोकेशंस पर ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम हुए हैं। अब उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया हम लोगों ने। एक जनपद में, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 स्थान कश्मीर में तय हुए हैं, तो पूरे कश्मीर डिवीजन में 30 प्लेसेस पर मेगा ब्लॉक उसे आप कह सकते हैं, हर वेडनेसडे को यह कार्यक्रम होगा। जम्मू ने 42 स्थान ऐसे तय किए हैं। अगर कामों की मैं बात करूं तो फेज 1 और फेज 2 बैक टू विलेज फेज 1 एंड 2 13,675 काम कंप्लीट किए जा चुके हैं और वो पोर्टल पर डाल दिया गया है ताकि आप भी देख सकें और सामान्य लोग भी देख सकें। 5,980 ये वर्क्स फेज 3 के शुरू हो गए हैं। ऑनगोइंग वर्क्स जो थे, जो कन्वर्जन से पूरे हुए, मनरेगा, फाइनेंस कमीशन और बैक टू विलेज 1 और 2 के बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। ऐसे 4,324 काम पूरे हुए हैं और ये भी पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए। जितनी हमारी पंचायतें, हर पंचायत में स्पोर्ट्स किट बैक टू विलेज में वितरित हुई है। मुझे अभी तक ध्यान नहीं आया है कि कोई ऐसी पंचायत है जहां नहीं पहुंची है। अगर आएगा तो आप जरूर बताइएगा, उसकी चिंता हम करेंगे। डस्टबिन हमने कहा था कि हर पंचायत में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए डाली जाए। उसमें अभी 27 पंचायतें हैं जहां नहीं पहुंचा है, उसको हम देख रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन में वो पहुंच जाए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट
4,25,258 ये इस दौरान वितरित किए गए। कैटेगरी सर्टिफिकेट 45,327, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं 51,097, आधार सीडिंग राशन कार्ड की आज 92% इस यूटी में हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि 100% का टारगेट हम प्राप्त करेंगे। ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन 79,024, स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप 3,70,482, प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश जिन लोगों को घर मिला है रूरल एरिया में 2,430, अनयूटिलाइज्ड बिल्डिंग, यहां एक परंपरा है कि बिल्डिंग बना दी गई उसका उपयोग, एक कभी 2-3 दिन पूर्व हम कुछ लोग बैठे थे और एक विचार दिमाग में आया है, वो कार्य रूप में देखिए कितने दिन में परिणित होता है, इंप्लीमेंट कब कर पाते हैं। पूरे यूटी में मिनिमम 500 टॉयलेट आने वाले कुछ महीनों में बना देना है और मैं अगर उसको कहूं पब्लिक यूटिलिटी, उसमें अगर प्रधानमंत्री जी आवे तो वो भी जाएं तो कहें कि हाँ ये अच्छा है, यहाँ जाना चाहिए। इस तरह की सुविधा हम लोग जल्द ही पूरे यूटी में, वो संख्या आगे फिर अपनी क्षमता के अनुसार हम लोग बढ़ाएंगे। पिछली बार एक बार आपसे चर्चा हुई थी, मनोज द्विवेदी हैं वो बताएंगे इकोनॉमिक पैकेज की। तो सामान्य रूप से घोषणाओं में बार बार हम लोग कह रहे हैं और बैक टू विलेज में भी यही कह रहे थे कि ये घोषणा का कार्यक्रम नहीं है। तो जो घोषणाएं हुई थी उनमें कितनी जमीन पर आ गई ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, डिटेल मनोज द्विवेदी बताएंगे। 5% इंटरेस्ट सबवेंशन की जो बात कही गई थी तो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सादा और लाभ मिल जाए तब इसका लाभ लें, तो वो उनकी मर्जी। द लिस्ट ऑफ borrowers has also been received and interest subvention is being released within a week's time in favor of eligible investors pending since year 2014 and 2016। वो बात हम लोगों ने कही थी। वो लोन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए एक बात पिछली बार कही थी, 6,998 6998 फ्रेश बारोवर्स हैं 12 अक्टूबर तक और एन अमाउंट ऑफ 53.21 करोड़ हैज ऑलरेडी बीन डिसबर्स, जिसमें 3516 यूथ हैं और जैसे जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करते जाएंगे ये काम भी हम लोग खत्म कर देंगे। अब ये टारगेट थोड़ा बढ़ा दिया हम लोगों ने, अब 15,000 कर दिया है ताकि और भी लोग आवे। अंडर गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन an amount of 1622.21 crores has been disbursed against 58437 borrowers. Business support loans 47.90 crores against 1317 borrowers already stands disbursed. Before I move to some other achievements in different sectors, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi ji for approving a special package of Rs 520 crore for UTs of Jammu Kashmir and Ladakh। कल ही आपने सुना होगा तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके अलावा भी 1,000 पर मंथ 9 महीने के लिए पर फार्मिंग आर्टिस्ट और बाकी ऐसे क्षेत्र के चुने हुए लोगों को दे रहे हैं। 1.8 करोड़ रुपए अब तक इसमें दिया है। शिकारा वाला, वर्कर्स, गाइड्स, हाउस बोट्स, एक लंबी लिस्ट है, उनको भी ये सुविधा हमने कहा है कि आप जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं रजिस्ट्रेशन कराइए, आप भी ये पैसा लीजिए। ड्राइवर्स, क्लीनर्स, इनको भी ये सुविधा प्रदान कर दी गई है। 50% सब्सिडी और Rs 1 lakh whichever is lower will be provided to the transporters 5 lakhs for implementation of old buses। ओल्ड बस को बदलेंगे तो 5 लाख रुपया उनको हम दे रहे हैं कि बस बदलिए।
ताकि धक्का भी आप लोगों को कम लगे और दुर्घटना भी कम हो। हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इधर कई सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की नई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें खड़ी हो गई हैं और कुछ का जिक्र मैं कर देता हूं। अभी 200 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट गांधरबल बन के which were started in 2009 and 2012 respectively were being delayed unnecessarily. We ensured that the works on these projects are expedited, and I can say that both the hospitals are set to open next month. ये दो अस्पताल थे, गांधरबल और बेमिना, ठीक है ना? यूनानी अस्पताल गांधरबल, जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला, ये सब चीजें इतनी तेज गति से आगे बढ़ी हैं कि मुझे रजौरी, डोडा, कठुआ, ये सब भी आने वाले समय में अपने टाइम से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एम्स विजयपुर स्टार्ट हो गया है और यहाँ के एम्स का दोबारा टेंडर हो गया, वो भी काम हम जल्द शुरू कराएंगे। और जेके हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, उस दिन मैंने कहा था कि जनता से हमने सुझाव मांगा है कि इसका नाम रखिए, तो लोगों ने अनेक प्रकार के सुझाव दिए थे, जिसमें सेहत, SEHAT, सेहत मुझे लगता है कि सबको सूट करेगा, तो सेहत उस योजना का नाम रखा गया है। इस अभियान के दौरान मोटे तौर पर लगभग 4 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 4,28,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं और ये काम अब तेज गति से करके यूटी में सबको ये सुविधा मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि इस अभियान की शुरुआत वो करें। बाकी हर फील्ड का मैं जिक्र करूं जरूर, मेरे पास लंबा आंकड़ा, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हायर एजुकेशन, टूरिज्म, ये नोट में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। एक पीएमडीपी की चर्चा बहुत होती है, उसका थोड़ा विवरण देना 2 मिनट में मैं जरूरी समझता हूं। ये 54 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 58,627 करोड़ का खर्चा होना है। 17 आज हम कह रहे हैं कि 17 हम कंप्लीट हो गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तक 31,339 करोड़ रुपया इस मद में हमें प्राप्त हुआ है और मुझे फक्र ये कहते हुए कि उसमें 29,565 हमने खर्च कर लिया है। तो जो मिला है वो खर्च कर लिया। जैसे हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे, अगला अमाउंट भारत सरकार हमें प्रदान कर देगी। जबकि कोविड और कोरोना का भी बड़ा असर था, तब भी ये टारगेट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस कई हैं, IIT जम्मू है, यहाँ निफ्ट है कश्मीर में, इस तरह के IIM की बिल्डिंग, मैंने IIM है। इन सबको तेज गति दे करके जो बॉटलनेक्स थे उनको खत्म किया गया। ये काम आने वाले दिनों में जल्दी से शुरू हो जाएगा। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर मैं देखूं तो उसमें भी लगभग सब पर काम तेज गति से हुआ है और वो सब मैं कह सकता हूं कि अपनी गति से चल रहे हैं। आज एक कार्यक्रम था, जो टनल है वो भारत सरकार के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने आज उसका ब्लास्ट वर्चुअली किया और वो काम ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो पहले लागत थी उससे 4,000 करोड़ कम रुपए में वो बनने जा रही है। जब वो अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान है कि ये बात बताना आप लोगों को बड़ा जरूरी है कि ये केवल एक नहीं, 7 ऐसी और टनल, इतनी बड़ी नहीं, यहां बन रही। 8450 मीटर लॉन्ग Kwajigund to Banihal tunnel will be completed by March 2021. December 2021 will see the completion of 3,000 meter long Ramban to Banihal tunnel. Gilani to Kishtawar 450 meter long tunnel will be completed by June 2022. DPR for 4.5 kilometer long Chenani to Anantnag tunnel near Sudh Mahadev
is prepared and tender will be floated soon. DPRs for rupees 4600 crore worth 10.20 kilometer long Sinthan Pass Tunnel and Rs 350 crore worth Gilani Bypass Tunnel have been finalized. Tender for Rs 5400 crore valued Chatru to Anantnag Tunnel will be floated soon as its DPR has been finalized. और गडकरी जी ने जो कहा वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि all the projects will be started in coming year. One of the historic achievements in the history of J&K will be the Rs 21,000 crore valued Delhi Katra Expressway work on which will be commenced in the month of December this year. ऐसे कई सड़कों का जिक्र है, बेका आपको विवरण मिल जाएगा. श्रीनगर रिंग रोड चर्चा जरूरी, ये लंबे समय से काम रुका हुआ था और उसमें आप सबको मालूम है कि लैंड एक्विजिशन के लिए उसमें और अधिक धनराशि की जरूरत थी. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 600 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके लिए प्रदान कर दिया है. तो इस काम को भी गति प्रदान करके और इस काम को भी जल्दी शुरू कराया जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे. हमारे नवीन चौधरी जी और डुल्लू साहब द्विवेदी जी हैं, कुछ दो 5-4 बातें अपने अपने विभाग की बताएंगे. मुझे लगता है कि आज तो काफी है, फिर चाय हम लोग पीते हैं. एक मैं भूल जाऊंगा, अभी पिछले दिनों नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आए थे और उनके साथ हम लोगों की बातचीत बहुत सकारात्मक रही और मैं कह सकता हूं कि यूरी 2, दुल्हस्ती 2, सावलाकोट, ये रटले आप लोगों को मालूम है कि क्लियर हो गया है. किरथई 2 इन ज्वाइंट वेंचर, ये इस महीने के अंत तक एमओयू साइन करके, तो अगर इसमें मैं एक बात कहूं कि ये 5 साल में जितनी जनरेशन पावर की हम करने जा रहे हैं, 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करके, शायद पिछले 40 साल में उतना पावर जम्मू कश्मीर में नहीं बना था. तो मुझे लगता है कि ये भी एक लैंडमार्क अचीवमेंट होगा. थैंक यू. नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का राब्ता लद्दाख के साथ अक्सर कटा रहता है और इस मामले को लेकर के अक्सर खदशात पाए जाते थे. इस हवाले से जोजिला टनल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म ने जो मंजूरी दी थी, संगे बुनियाद रखा था, 2 साल का अरसा गुजरने तक इस पर कोई काम नहीं हो सका. लेकिन आज नितिन गडकरी की तरफ से यहां एक वर्चुअल तरीके से टनल का बाज़ाब्ता तौर पर दुतरफा धमाका करके इफ्तिदा किया गया और इस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर कामकाज शुरू हो गया. और बताया जाता है कि अब ये मसाफत जो है वो सिर्फ 15 मिनट की रह जाएगी इस टनल के बनने के बाद. इस टनल पर क्यों काम नहीं हो पा रहा था, इसकी ये वजूहात बताई जा रही थी कि इसमें जो तखमीना लागत का लगाया गया था वो मौजूदा जो इसको तखमीना लगाया गया है उससे दोगुना था. और कुछ नेगोशिएशंस के बाद अब कंपनीज इस चीज के लिए तैयार हो गई हैं कि इस टनल को तामीर किया जाएगा. इस हवाले से वहां के रहने वाले लोगों ने भी कुछ अपने खदशात जाहिर किए और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर सही मानों में ये कंपनीज यहां के लोगों को साथ लेकर के चलेंगी, रोजगार फराहम करेंगी, तो यह एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें यहां की यकसान तरक्की में यकीन किया जा सकता है. हमारे नामानिगार गुलाम नबी रैना आज पूरा दिन वहां पर मौजूद रहे. क्या कुछ वर्चुअल इफ्तिदा के हवाले से उनके पास है, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं पहले जोजिला टनल के पास, जहां आज ये सारे मामले जो थे वो देखने को मिले और इसे एक बड़े कदम के तौर पर माना जाता है क्योंकि चाइना और भारत के दरमियान जो एस्केलेशन है उसके बीच में इसको जो मौजूदा एक जरूरत है अफवाज के लिए साज सामान ले जाने के लिए और जम्मू रीजन के साथ साथ लद्दाख रीजन को भी मुकम्मल तरीके पर एक बड़े खित्ते के तौर पर उभारने के लिए, इसके हवाले से क्या कुछ प्रोग्राम वहां पर चल रहा था, आइए आपको दिखाते हैं.
हाँ सर बिल्कुल, देखो जो यहाँ का इस टनल को हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था कि ये काम हो जाएगा यहाँ। शुक्र अल्लाह का कि इस साल हो गया, गवर्नमेंट मरकज़ ने किया है। मत देखो हमारा जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत पीछे क्यों पड़े हुए जवान हैं, कितने बेरोज़गार हैं। मैंने इसमें यूनियन बनाई है, मैं यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। तो गुण में हमारा हेड ऑफिस है, मैं गुण का रहने वाला हूँ, गुलजार अहमद खान है मेरा नाम। तो इसलिए हमने यूनियन बनाई कि हमें यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए सर। इसमें बहुत खुशी की बात है, आज ही शुरू हो रहा है सर कि गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, डीसी साहब गांधरबल से, एसएसपी साहब गांधरबल का, गवर्नर साहब हैं, इनसे हम अपील करते हैं कि हमें ऐसा मौका दिया जाए कि हमें यहाँ के लोकलों को हक मिलना चाहिए सर, कि यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो सके सर। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने यूनियन उसी वजह से हम लोगों ने बाद में यूनियन बनानी पड़ी कि सब बाहर क्या है सर। उसके बाद ये 1-2 महीने के बाद पहले है सर, मैं जब टनल पर गया अंदर छोड़ा ही नहीं, वहाँ 9 वैकेंसी लिखा हुआ था बोर्डों में। तो वहाँ हमारे बंदे कुछ काम कर रहे हैं वहाँ, उनको मैं पूछता हूँ, बोलते हैं पर ड्यू बाहर से 5-5 आदमी 10-10 आदमी की ज्वाइनिंग हो रही सर। यहाँ के आवाम का उन्हें मुँह बंद कर दिया सर, क्योंकि हर जगह आप जाकर देख सकते हैं इस वक्त भी 9 वैकेंसी लिखा हुआ है। क्या ये हम लोगों का हक नहीं है यहाँ का? इस वक्त हमारे सीनों के ऊपर से ये गाड़ी चल रही है, रोड या टनल बन रहा है, हमारी ज़मीन जा रही है, हर चीज़ जा रही है। इसमें कम से कम सोचना चाहिए। मगर देखो इसमें भी हमारे जो अफसरान हैं इस वक्त, इनको भी तवज्जो देनी चाहिए। भाई क्या बात है, मैंने बहुत जगह अपने लेटर पे डाले हैं डीसी साहब से भी, हर जगह के हम लोगों पर जो जुल्म है, मगर ज़्यादा इसमें कोई किया नहीं गया है। हम इसका जोजिला टनल का ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह काम शुरू ये क्या, हम इसका शुक्रगुजार है। तो इस टनल से हमारे लोकलों को जॉब मिलेगा, यहाँ टेक्निकल हैंड है, ड्राइवर है, बाकी तालीम याफ्ता जो यहाँ बेकार है उनको जॉब मिलेगा, यहाँ पे मजदूर है उनको काम मिलेगा यहाँ टनल में। हम इसका शुक्रगुजार है। खासकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को, डीसी साहब को बहुत खुश है इसके लिए कि हम लोगों को यहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा है। हम लोगों को यहाँ पर कारोबार मिलेंगे, काम मिलेंगे, मज़दूरों को भी, ड्राइवरों को भी, जितने तालीम याफ्ता है, कंप्यूटर वाले हैं, बहुत लोग यहाँ पर है, इनको मजदूरी मिलेगा, यहाँ पर काम मिलेगा। इसलिए हम बहुत खुश हैं इनके लिए। और हमारे जो मसाइल है, यहाँ के जो मसाइल इन गाँवों के इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का जितने भी मसाइल है इन पर हल करना चाहिए। तहसील घूंढ के जो लोग यहाँ पर बेकार आदमी है। और दूसरा आपका कंसर्न है कि ब्लास्टिंग से हमारे घरों को नुकसान है, वो देख लेंगे हम। कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है, कंट्रोल माहौल में होती है, वो देख लेंगे। वो इसमें मेन 4 इलाके आते हैं, सोनमर्ग, शितकड़ी, सालभर और नीलगांव। इसमें हमें तो एक्चुअली हम टूरिज्म से ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि टूरिज्म तो आज तक है नहीं हमारे। तकरीबन जमाने 200-300 यहाँ पर है पेंडिंग, जो हम चाहते कर लेबर हो, ड्राइवर वगैरह हो, जितने भी है सर। ब्लास्टिंग की तो क्या टाइम तैयारी प्रिपरेशन करने में? बेसिकली 18 किलोमीटर का रोड और लगभग 11 किलोमीटर का टनल जोजिला में बनने जा रहा है। ये 6th टाइम का टेंडर है। आप सब जानते हैं कि पहले तो टेंडर नहीं आ रहा था, अभी बीच में एक टेंडर आया, उसने थोड़ा बहुत काम भी शुरू किया, लेकिन फाइनेंशियल हालात के चलते वो कर नहीं सका। नई जो कंपनी आई है वो डेफिनेटली इसमें काफ़ी महारत हासिल करती है, एक्सपीरियंस है उनको। मोबिलाइजेशन भी शुरू हुआ है, दिसंबर 24 तक इसका कंप्लीशन का प्रयास रहेगा। जल्दी से जल्दी इसको प्रयास करने के लिए यहाँ के जो एडजॉइनिंग विलेजेस जो है, यहाँ के जो गांव लोग हैं, उनको उम्मीद है कि यहाँ पे काम मिल जाएगा हमको, दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको सबके जरिए से एक बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ जो है कुछ एक लोग उसको ब्लैकमेल करने में उलझ जाता है। वो अगर कोई कहीं नहीं करेगा तो यहाँ के लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। ये कंपनी जो आई है, बाहर से लेबर लाना और यहाँ रखने उनको महंगा पड़ता है। यहाँ का अगर आदमी लगाएगा तो अपने घर में रहेगा और यहाँ काम करेगा। जस्ट उन्होंने देखना है कि काम से ताल्लुक रखना चाहिए। दूसरे चीज़ों से ताल्लुक रखेगा तो वो कंपनी अपना हिसाब से डिसाइड करेगी। हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसी को सपोर्ट करेंगे जो काम से काम रखता है, जो दूसरे चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होता है। अगर वैसे लोग हैं, डेफिनेटली यहाँ जिसको मान लीजिए क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से वो यहाँ काम मजदूर मिलेगी। इवन जो झड़मोर टनल है उसमें भी जो है 80% लोग लोकल है। अब लोकल की डेफिनेशन आप डिफरेंट करते हो। लोकल मतलब नहीं है कि उसी विलेज का,
लोकल मतलब जो है हमारे कश्मीर वादी का, ठीक है। मैक्सिमम जो है इधर से होगा। इवन कहीं अगर सराउंडिंग में इनके गांधरबल में कोई अगर एलिजिबल यूथ है, टेक्निकल नॉलेज जानता है, जेसीबी या पोकलेन चलाता है, उसको भी लगाएगी, वो भी लोकल ही है, वो थोड़ा बाहर का है। तो जो है काम से काम रखे, डेफिनेटली यहाँ काम मिलेगा लोगों को। सर यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं, हार्श होते हैं, तो आपको लगता है कि ये काम जारी रहेगा विंटर्स के दौरान भी? यहाँ प्रयास है विंटर के दरमियान भी जारी रखना। गुज़श्ता हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोहतांग टनल का इफ्तिताह किया। वहीं आज वज़ीर आज़म की तरफ से आज ट्रांसपोर्ट और रेलवे के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने बाज़ाब्ता तौर पर आज 14.5 किलोमीटर जोजिला टनल का 2 तरफा वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल, SSP गांधरबल खलील अहमद पोसवाल उनके हमरा थे। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से तहसील गोंड के कई अवामी वफूद मिलाकी हुए, जिन्होंने मुतालबा किया है कि जोजिला टनल में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाए। KTV उर्दू के लिए मैं बालतल से गुलाम नबी रैना। नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आपका। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हम तरक्की के बड़े बड़े मनाजिर की बात करते हैं, वहां कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनकी तरफ सरकार की नजरें जाना मतलूब हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खुदा न खास्ता अगर कभी भी आतिशजनी का कोई भी वाकया पेश आ जाता है तो आवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई जगह पर फायर सर्विस स्टेशन तो बनाए गए हैं, लेकिन फायर सर्विस गाड़ियां जो हैं वो बराए नाम ही हैं। 1998 साल में यहां कंगन इलाके में एक फायर सर्विस की गाड़ी रखी गई जो बिल्कुल खस्ता हालत में है, और किसी भी नाखुशगवार वाकये के वक्त उसे स्टार्ट करते करते ही 1 घंटा बीत जाता है, जब तक प्रॉपर्टीज का इंतहाई नुकसान हो जाता है। गुज़श्ता दिनों कंगन के एक इलाके में आगजनी का एक वाकया पेश आया, जहां पर एक मकान मुकम्मल तरीके पर खाकसर हो गया और फिर लोगों की बरवकत मदद की वजह से वहां पर मकान को बचाया गया। लोग क्या कहते हैं और BDC के अरकान इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने यह रिपोर्ट भेजी है। हम अभी बोटकलन एरिया में मौजूद है, जहाँ पे अब्दुल शकूर जो है उनका रिहायशी मकान जो मंजिला था उसमें अचानक आग लग गई, और आग की इस वारदात में उनका जो ये रिहायशी मकान है वो मुकम्मल तौर खाकसर हो गया है। और यहाँ पे जो एक बड़ी बात है कि इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो फायर सर्विस गोंड है, फायर सर्विस गोंड लेट से पहुंची, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो रोड PMGSY का बनाया हुआ है वो रोड बिल्कुल खस्ता हो चुका है और वो बिल्कुल चलने के लायक नहीं है, ना ही उस पे अभी मैगडम है, कीचड़ है, उस पे पत्थर है, वहां पे चलने के लिए बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ पे अब्दुल शकूर, जिनका रिहायशी मकान कल खाकसर हो गया था। इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या बात है। हाँ जी, हम शाम की नमाज पढ़ रहे थे, अचानक कुछ धमाका हो गया, पावर का शॉर्ट हो गया, बस फिर मैं अयाल को लेकर बाहर निकल गया तो आग जलते थे, सब जूते के बगैर बाहर निकल गया। तो इधर इस साइड में देखा तो पूरा जलते थे मकान जी। तो इस मकान में आप कितने रहते थे? आपका बेटा भी कोई जवेद बेटा है जी हमारा, मोहम्मद हसन जी। तो मेरा लड़का जो है वो अलग है जी, दूसरे कमरे में वो वाला है जी, तो हम इसमें बसते थे जी। ऐसे तो आप इसमें मकान में, आपका मकान जो जल गया इसमें कुछ आपको निकला नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं निकला, सब जल गया। जिस साथ अभी मौजूद है यहाँ के मुकामी सरपंच मोहम्मद हुसैन साहब, इनसे हम जानना चाहते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, क्या वाक़ा हो गया था? जी गुलाम नबी साहब शुक्रिया। वाक़ा इस तरह हुआ, हम शाम की नमाज़ पढ़ के घरों में बैठे थे तो अचानक शोर शराबा हुआ, तो हमने देखा ये जल रहे थे। तो मैं आनन फानन में आकर के हमने पुलिस स्टेशन गोंड को इतला दी, भाई फायर सर्विस भेज दीजिए। तो उतने में हमारे 2 घंटे लग गए उनको यहाँ आने में। तो उनकी भी कसूर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके पास पुरानी 98 मॉडल की गाड़ी पड़ी है। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि इलाका बहुत बड़ा है और रोड भी हमारा खस्ता है कि यहाँ से कोई गाड़ी आसानी से गुजर बसर नहीं कर सकते। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले तो इस रोड का मैग्नेमाइज हो जाए जी। तो दूसरी बात, इस फायर सर्विस की जो गाड़ी है 98 मॉडल की, इसको रखना न रखना एक ही बात है, ये लोगों के फायदे के लिए नहीं है। क्योंकि पिछले दफ़ा भी 6 महीने पहले रोड पर ही 2 कमर्शियल बिल्डिंग और एक रहायशी मकान जला हमारा, उसमें भी ये 2-3 घंटे लेट पहुंचे, तो तब तक लोगों ने आग बुझाई थी। तो वहाँ फिर कुलन में एक वाक़ा हुआ पिछले दिनों, वहाँ बाबापोरा में, वहाँ भी ये गाड़ी नहीं पहुँच पाया।
तो इसका मकसद ही कुछ नहीं बनता है इस गाड़ी को रखना नाम के लिए। तो मैं डीसी साहब से ख़ास तौर पे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस गाड़ी का मुतबादिल इंतज़ाम की जाए अगर इलाके को बचाना है, वरना कहीं भी हादसा हो सकता है। ऐसे हादसा में ये गाड़ी यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। बीडीसी चेयरमैन मौलवी मोहम्मद रफीक साहब, तो इनसे हम जानना चाहते हैं मौलवी साहब, क्या आप यहाँ जा रहे हैं अभी, तो क्या इनको अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पहुँचा नहीं है, इनका कहना है? तो ये तो सही है, इनका कहना गलत नहीं होगा। मैं भी अभी आ रहा हूँ, मैं देखूंगा अगर कोई नहीं पहुँचा होगा तो मैं भी इस पे इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि क्यों नहीं आए। ये तो एक हादसाती मसला है, और यहाँ अगर फायर सर्विस टाइम पे पहुँचती तो मुझे लगता है इतना नुकसान नहीं होता। बहुत लेट आ गई फायर सर्विस भी वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं डी साहब से बात करूँगा कि इस पे क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ आया। सबसे ज़रूरी इशू है, अगर यहाँ पे नई गाड़ी होती मुझे लगता है कि इस गरीब आदमी का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो ये गाड़ी ना होने की वजह से या पुरानी गाड़ी होने की वजह से, लेट होने की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अगर कि यहाँ मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है कि नई गाड़ी अगर भेजी जाए। मैं डीसी साहब से भी मेरी गुजारिश है, वो सुन रहे हैं अगर मेरी आवाज़ आपकी वसादत से, मैं कहना चाहूँगा कि इस पे गौर किया जाए। बैक टू विलेज के प्रोग्राम में भी ये 3 बैक टू विलेज हुए, सबसे बड़ा इशू यही था। यहाँ के लोकल लोग भी ये बात कहेंगे, लेकिन होता नहीं है कुछ। क्यों नहीं होता है, इसकी बदकिस्मती है और इसके लिए मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये भी आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मेरी आवाज़ पहुँच जाए, ताकि सबसे बड़ा इशू ये भी है जो अगर ये रोड की मैक डैमेज हो जाए, ताकि ये इन लोगों की बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इससे हल हो सकती है। इनका कहना है कि यहाँ पे जो PMGSY का रोड है वो कुलन से आता है यहाँ बल्ती महला कुलन तक, उसमें अभी जो मैग्डमाइजेशन है वो अभी नहीं की गई है। अगर ये 10 साल से काम चल रहा है, 10 साल से इस रोड पे काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि ये अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आग की वारदात रोनमा होगी तो यहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। दूसरा इनका ये कहना है कि जो फायर सर्विस गुंड जो है वहां पर जो गाड़ी रखी है वो 1998 मॉडल की गाड़ी है, और वो अगर वहां से निकलती है उसमें 12,000 जो लीटर पानी होता है वो चल नहीं सकती है, बिल्कुल पुरानी गाड़ी है। आधा घंटे तो एरिया भी बहुत बड़ा है। हालांकि इसके साथ में जो सबसे बड़ा है यहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनामर्ग, जहाँ पर करोड़ों रुपए के जो सरकारी बिल्डिंग है वो भी तामीर किए गए, करोड़ों रुपए के वहाँ पर होटल है, और जो फायर स्टेशन है वो खाली गोंड में है। जबकि सोनामर्ग से बहुत लोगों ने ये भी मुतालबा किया था वहां भी एक फायर सर्विस को कायम किया जाए, लेकिन उस पर अभी तक तो कोई गौर नहीं किया गया है। इन लोगों का ये कहना है कि एक तो इनका जो रोड है उसकी मैग्डमाइजेशन की जाए, दूसरी ये है कि ये यहाँ पे जिनका कल रिहायशी मकान खाकसर हो गया आके एक वारदात में, अभी सर्दी का मौसम है यहाँ पे और इनके पास में और कोई सहारा नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं तो वो भी अभी 12 बजे हम भी यहाँ पहुँच गए, तो इनका कहना है कि अभी तक भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पहुंचा नहीं है। तो इनका यही कहना है कि ये जो है शुक्र साहब जो है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इनका कोई सहारा नहीं है। तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करते हैं कि इनको फिलहाल इमदाद फराहम की जाए ताकि ये रहने के लायक हो जाए। कैमरामैन आबिद के साथ में गुलाम राना, KTV उर्दू के लिए बल्ती महला कुलन। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अगर खुदा ने चाहा एक नए शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी रखिए अपनी दुआओं में शामिल। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़ नासिर।